तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था बायोट-सेवर्ट लॉ के हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस निकाला था। इस वीडियो में हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। करंट इज यूनिफॉर्म अगेन, फाइनाइट लेंथ की वायर ली हमने, बाद में इन्फिनिट लेंथ की वायर इज अ स्पेशल केस। तो एक पॉइंट P है जो कि इस फाइनाइट लेंथ की वायर से d डिस्टेंस पे है। दिस इज द d परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अब ये जो एंगल है APO, ये एंगल है बीटा, यानी कि दिस एंगल इज बीटा एंड दिस कंप्लीट एंगल इज अल्फा। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर इस एंड के साथ बीटा एंगल बना रहा है, इस एंड के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करना है हमें, यानी कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ये क्रॉस प्रोडक्ट dl क्रॉस r क्या है। dl हमेशा करंट की डायरेक्शन में लेते हैं हम, यानी कि dl है हमारा ये, और ये है हमारा ओरिजिन से d डिस्टेंस नीचे हमारा पॉइंट P है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। तो दिस इज ओरिजिन से l डिस्टेंस पे हमने dl वेक्टर लिया, ये dl वेक्टर ये है, तो r वेक्टर क्या होगा, ये होगा, यानी कि dl क्रॉस r के लिए हमें dl और r के बीच का एंगल चाहिए। तो dl और r के बीच का ये जो एंगल है, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। और ट्राइंगल के लॉ से अगर एक ट्राइंगल है तो उसका एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल होगा सम ऑफ दिस एंगल्स, यानी कि 90 प्लस 5। ये फाई एंगल है जिस एंगल पे हमने dl वेक्टर लिया है। तो ये जो गामा है dl और r के बीच में, दिस इज 90 प्लस 5, यानी कि dl क्रॉस r इज dl r 90 sin 90 minus 5 विच इज cos 5। यानी कि हम इन्फिनिटेसिमल मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ dl फ्रॉम बायोट-सेवर्ट लॉ इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई dl r cos phi n r क्यूब। ठीक है, अब cos phi क्या होता है, cos phi is adjacent by hypotenuse, adjacent is d, hypotenuse is r, तो d by r, this implies r equals to d sec phi। हमें ये जो इंटीग्रल है ना dl, इसको हमें एंगुलर इंटीग्रल में चेंज करना है, क्योंकि ऐसे हम लेंथ को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हमें एंगल पता है, इनिशियल एंगल इज माइनस बीटा अगर ये ओरिजिन है, फाइनल एंगल इज प्लस अल्फा। ठीक है, तो r हो गया d sec phi। अब tan phi हम ले सकते हैं l by d, क्योंकि अभी हमने r को तो कन्वर्ट कर दिया बट हमें dl को कन्वर्ट करना है। तो tan phi is l by d, दिस implies l is d tan phi। इसका हम डेरिवेटिव ले सकते हैं बोथ साइड, यहाँ पे l के रिस्पेक्ट में या phi के रिस्पेक्ट में, यानी कि dl इक्वल्स टू d sec स्क्वायर phi d phi, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो dl की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वाली इक्वेशन, r की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वाली इक्वेशन, और अब हमें मिलेगा d phi as this d sec स्क्वायर phi d phi is dl cos phi का cos phi, r स्क्वायर की जगह d स्क्वायर sec स्क्वायर phi। एक d से एक d जाएगा, बचेगा हमारा cos phi d phi। अब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड लेने के लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा ओवर द एंगल phi। अब फाई एंगल पे हमने dl वेक्टर लिया था, तो फाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, जहाँ dl जा रहा है। dl कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ तक, a से b तक। जब a पे होगा तब उसका एंगल है माइनस बीटा, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है, और जब b पे होगा तो होगा एंगल प्लस अल्फा, यानी कि cos phi को इंटीग्रेट करेंगे मिलेगा sin phi, लोअर लिमिट माइनस बीटा, अपर लिमिट प्लस अल्फा। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला for the magnetic field due to straight wire of finite length, जहाँ पे बीटा इनिशियल एंगल है, अल्फा फाइनल एंगल है। अब अगर यहाँ से हमें डिड्यूस करना है इन्फिनिट लेंथ का अगर वायर है, तो उससे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऑल्सो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, दिस इज इनसाइड द प्लेन, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन के बाद जब फिंगर कर्ल करेंगे तो ये जो है ये इनसाइड दे रहा है, इनसाइड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। अब ये लाइन इन्फिनिट लेंथ की कब हो जाएगी, जब ये जो अल्फा एंगल है ये 90 डिग्री की तरफ टिल्ट करेगा, और ये जो बीटा एंगल है ये भी 90 डिग्री की तरफ टिल्ट करेगा। यानी कि
अल्फा गोस टू 90 और बीटा गोस टू 90, ये जो लिमिट है ये लिमिट है इन्फिनिट लेंथ की लिमिट। अल्फा 90 बीटा 90 मतलब 1 + 1, 1 + 1 is 2, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ इन्फिनिटी इज दिस मच, B = μ0I/2πd। अब ये फॉर्मूला लाने के लिए हमें इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी, लेकिन इसका एक बहुत ही सिंपल मेथड होता है जिसको हम कहते हैं एम्पियर्स लॉ से, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ इज काइंड ऑफ अ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो वो हम रिव्यू कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो अगर हमारे पास एक इन्फिनिट करंट कैरिंग वायर है, मान लो यहाँ पे इन्फिनिट करंट कैरिंग वायर है, करंट बाहर आ रहा है, दिस इज इन्फिनिट करंट कैरिंग वायर एट द ओरिजिन, तो उसका ग्राफ देख सकते हैं कि डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इस एक्सिस पे है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और इस एक्सिस पे है ये हमारा डी पे डिपेंड कर रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे जैसे डी 0 के करीब आएगा 1/0, यानी कि वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, यानी कि जब डी 0 के पास होगा तब मैग्नेटिक फील्ड होगी इन्फिनिटी, और वो धीरे धीरे रिड्यूस करेगा। और जब डी नेगेटिव होगा और नेगेटिव से 0 की तरफ जाएगा तब भी बी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि नेगेटिव साइड से ग्राफ होगा ऐसा, ये टच नहीं करेगा कभी 0 को, इन्फिनिटी पर टच करेगा। और ये जो ग्राफ है इट इज सिमेट्रिक अबाउट B = D, इस लाइन के अबाउट दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक, राइट। ऑल्सो काफ़ी सारे ग्राफ बनाए जा सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 2 करंट कैरिंग वायर है, एक में करंट बाहर आ रहा है और एक में करंट अंदर जा रहा है, तो फिर इसका कैसा डायग्राम होगा। इट टर्न्स आउट कि डायग्राम कुछ ऐसा बनता है बीच में, और आउटसाइड, तो काफ़ी सारे टाइप कन्फिग्रेशन हम बना सकते हैं, और डायरेक्शंस वगैरह हम राइट हैंड रूल और फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड चेक कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट दिस वीडियो, and if you want more such content, do subscribe, and also comment if you want any specific videos on any specific topic. Thank you.